श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। नमस्कार, सनसेट टीवी के बजट विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शहरों से लेकर गांवों तक में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास हुआ है। चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी इलाका हो, पहाड़ हो, समंदर का किनारा हो, टफ टेरेन्स हो, इंफ्रा विकास के ऐसे काम हुए हैं जिनका आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें आप महसूस कर पा रहे हैं। सरकार ने भी लगातार अपने बजट में कैपिटल पूंजी को बढ़ाया है ताकि विकास को गति दी जा सके। आज की अर्थनीति में हम बात करेंगे शहरों के विकास के बारे में और क्या उम्मीद है लोगों की आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। तो क्या है नया और क्या कुछ है चुनौतियां, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर PSN राव। आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA दिल्ली में निदेशक हैं। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कमलाकांत पांडे। आप IIPA के शहरी प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत स्टूडियो में आने के लिए। और जैसा कि हमने विषय में प्रवेश किया, बात की कि हम बात कर रहे हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। डॉक्टर राव, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप लंबे समय तक इस काम से जुड़े रहे हैं, आप सरकार में भी सेवा दे चुके हैं, एडवाइस देते हैं। प्राथमिकताएं क्या हैं आवासन और शहरी कार्य की, और इस बजट से क्या उम्मीद अलग से की जा रही है? देखिए, हमारे देश में अभी जो शहरीकरण जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। 2011 का जो सेंसस है उसमें एस्टिमेट था कि अराउंड 31% ऑफ इंडिया वाज अर्बन। अभी 2021 का सेंसस अभी आया नहीं, कुछ कारणों की वजह से अभी आने वाला है, लेकिन अनुमान ये लगाते हैं कि तकरीबन 40% जो है ऑलरेडी हमारे देश में शहरीकरण हो चुका है। और बहुत जल्द अमृत काल में, अगला 25 साल में हो सकता है कि हम 50% को हम बहुत ही आसानी से हम पार करने वाले हैं। इसका मतलब आधा इंडिया जो है शहर में रहने वाले हैं। तो इसके लिए पानी, बिजली, सड़कें, मकान, आवास, ये सारा ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत सारा धनराशि का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ गवर्नमेंट से आना है, प्राइवेट सेक्टर से भी आना है, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आना है, इंडिविजुअल से भी आना है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, बड़े बड़े सड़कें हैं, सुपर लाइन्स हैं, फ्लडिंग को कैसा मैनेज करना है, ये सारी चुनौतियाँ हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसलिए इसमें एक मेजर इन्वेस्टमेंट, लंपी इन्वेस्टमेंट्स जो है जब तक गवर्नमेंट नहीं करेंगे उसको हमें टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स अभी आए हैं, काफ़ी आए हैं, और भी ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। डॉक्टर पांडे, जैसा राव साहब बात कर रहे थे, अगर हम 22-23 जो चालू वित्त वर्ष है इसमें बजट एलोकेशन देखें तो 76,549 करोड़ रुपए का इसमें एलोकेशन है। और यही जो इसके पहले साल जो है 21-22 का देखें तो 73,850 रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट है, जिसमें बीच में बढ़ाया गया है। और लगभग 40% आप बता रहे हैं कि अगर 2021 वाला सेंसस अब आ गया, 2011 के सेंसस में ये आंकड़ा 31.16% था जो शहरीकरण था। उसके 10 साल पहले 2001 में ये आंकड़ा 27.81% था। तो ये जो शहरीकरण हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं, गांव से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, वापसी नहीं हो रही है। तो कितना प्रतिशत आबादी किसी विकसित देश में या भारत जैसे विकासशील देश में गांव में रहे और कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में रहे तो हम एक संतुलित राष्ट्र, एक संतुलित पर्यावरण, वातावरण का निर्माण कर सकते हैं? ऐसा देखा गया, जो विकसित देश हैं उनमें लगभग 80% लोग शहरों में रहते हैं।
थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी क्षमता इससे अधिक लोगों को अपने अंदर समाहित करने की नहीं है। लगभग 15-20% फाइनली गांव में रहते हैं, क्योंकि नए संसाधन आ गए, उतने लोगों की वहाँ खपत ही नहीं होती। इसीलिए शहरीकरण मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। जी। जब इनका अनुपात बढ़ता है तभी किसी सेटलमेंट को शहर बनाया जाता है। तो इसी दृष्टि से भारत में भी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें जो अभी 55% लोग लगे हुए हैं उनको खपाने की क्षमता नहीं है। जो आय, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का भाग 18% के लगभग है, जी। जबकि पॉपुलेशन वहाँ 55%। 55% है। जी। और यही अगर आप सर्विसेज सेक्टर देख लें या एमएसएमई उद्योग को देख लें तो उनका कहीं ज्यादा भाग है। सर्विसेज सेक्टर 50% से ज्यादा दे रहा है। एमएसएमई का 48% है। जी जी। तो ऐसी व्यवस्था में लोग गांव से शहर में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विसंगति है, एक डायगोनल डिवाइड है। आप गुजरात से तमिलनाडु तक चले जाएं तो शहरीकरण बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। वहाँ की जो जीडीपी है स्टेट की वो भी बहुत ज़्यादा है ऐसे राज्यों के मुकाबले जहाँ शहरीकरण कम हुआ है। बिहार में 12% है 2011 के हिसाब से। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें शहरीकरण नहीं हुआ है। और विकास अगर करना है तो हमें ये नहीं सोचना कि हर आदमी बिहार से बॉम्बे पहुँचे या बेंगलोर पहुँचे या चेन्नई पहुँचे। हमें शहरों को बनाना पड़ेगा इन राज्यों में जहां अभी शहरीकरण कम हुआ है। तो एक तो ये हमारा प्रमुख बिंदु है, आगे बजट को इस पर ध्यान देना है। और इसके लिए हमारी पीएम गति शक्ति जो योजना आई है उसने एक आधार बनाया है। 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क इस साल बनाने का लक्ष्य था। तो इनके किनारे अगर हम ऐसे छोटे और मझले शहरों को छांटें और उनकी आर्थिक क्षमता को, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ाने के अवसर जुटाए जाएं तो एक सम्यक शहरीकरण होगा जो 2047 के 50% विकसित राष्ट्र के अनुरूप होगा। अभी 461 मिलियन लोग शहरों में रहते हैं और 2047 तक 416 मिलियन और बढ़ेगी शहरों की आबादी। तो इस हिसाब से ये पहला वर्ष है अमृतकाल का और हमारे बजट को विशेष एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक नीतियों को लाना पड़ेगा। जी। ऐसा एलोकेशन, ऐसा डिसबर्समेंट करना पड़ेगा कि हम अगले 25 साल का सोच के करें। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 24 सितंबर को कहा था कि हमारे विकास की रूपरेखा शहर ही बनाएंगे जो अगले साल, अगले 25 साल। बिल्कुल। और डॉक्टर राव, जैसा कि पांडे साहब ने कहा कि विकसित देश में अगर 80% के आसपास के लोग आमतौर पे शहरों में रहते हैं, मोटा मोटी आंकड़ा है, और धीरे धीरे भारत में भी ये आबादी जो है शहरों की बढ़ रही है। दरअसल शहर बढ़ रहे हैं, ये गांव ही हैं जो बाद में शहर में तब्दील हो गए हैं। हम चाहे दिल्ली के आसपास के इलाके को देख लें, बेंगलोर, पुणे को देख लें, जो पहले आज से 25-30 साल पहले गांव हुआ करते थे, अब वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वो शहर में तब्दील हो गए हैं। अगर हम ये बात करें बजट के एक्सपेक्टेशंस की, तो हमारे दो सवाल हैं। एक तो हमने बातचीत की कि मंत्रालय जो है इसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, और आप लोगों ने कहा कि बजट और बढ़ाना पड़ेगा, शायद 1 लाख करोड़ पार हो जाए। अभी फिगर कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन आम जनता की भी अपेक्षाएं हैं। वो आम जनता से भी आप मिलते रहे हैं, उनसे भी बातचीत होती रही है डिफरेंट फोरम पे। आम जनता की क्या अपेक्षाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? बिल्कुल। आम जनता की अगर बात करें तो पानी, बिजली, सड़क जो हम हर बार सुनते आते हैं, तो इसका तो आवश्यकता है हर शहर में, और उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स का काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आवास के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और बहुत सारे मकाने बन चुके हैं कई शहरों में। इसको और प्रोत्साहन देने का ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स का और ज़रूरत है। और केवल एक आवास बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उसके लिए
वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो इन सब के लिए काफ़ी धनराशि का एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम अभी बनाया गया है, जी। उसमें भी आगे ले जाना है। जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो बनाए हैं, जो लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजीज़ को शहरों में लाने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ में तो केवल 100 स्मार्ट सिटीज़ हमने लिए हैं। स्मार्ट सिटी पे डॉक्टर राव अभी हम बात करेंगे। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। पांडे साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आमतौर पे उसमें बिजली, पानी, सीवेज इत्यादि की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ होते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। बिल्कुल। म्यूनिसिपल बॉडीज़ की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूनिसिपल बॉडीज की सबसे प्रमुख भूमिका है और सबसे कमजोर भी वही हैं। जी, मेरा सवाल भी इसीलिए है। उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। अच्छा। अगर 10 रुपए चाहिए तो उनके पास 1 है, विभिन्न आकलनों के अनुसार। उनकी जो क्षमता है अपने संसाधनों को बढ़ाने की, एक तो वो उसे बढ़ाना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ओन सोर्स मोबिलाइजेशन, जो उनके अपने साधन है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 20 साल से रिवाइज नहीं हुए रेट, और काफ़ी कम है। दिल्ली में अगर 15 रुपये कलेक्ट हो सकते हैं, उसकी जगह 1 होगा। मैं प्रॉपर्टी टैक्स 12 से 50 रुपये देता हूँ। एक टैक्सी कभी करते हैं, इससे ज़्यादा बिल हो जाता है उसका। जी। तो जो उनके अपने साधन हैं उनको बढ़ाने की योजना लानी पड़ेगी। और केंद्रीय सरकार ने एक टूल किट बनाई है 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, और वो बहुत अच्छे उसमें रास्ते सुझाए गए हैं। और 2024 तक उसमें ये सोचा गया है कि 20,000 करोड़ जो 2020 में अनुमानित प्रॉपर्टी टैक्स था, वो बढ़कर 40,000 करोड़ 2024 तक हो जाए। तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा ये है लोन फाइनेंस, जो ये ऋण लेते हैं, क्रेडिट एनहेंसमेंट म्युनिसिपल बॉडीज का कॉमर्शियल लोन लेने की क्षमता को बढ़ाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार कितना देगी? सरकार उतना नहीं दे सकती जितनी आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इसके 2 स्रोत हैं। एक तो म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 35 टाउन निर्धारित किए हैं 2-3 दिन पहले, और उन 35 टाउन्स की म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो म्युनिसिपल एसेट्स हैं, म्युनिसिपल बॉडीज़ के पास लैंड है, मकान है, लेकिन स्वामित्व तो नहीं है, उसका जो टाइटल है वो नहीं है। तो ऐसी नजूल लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है, उसे म्युनिसिपल बॉडीज़ को दें, जिससे उनके पास कोलेटरल हो लोन लेने के लिए, और वो ओन सोर्स मोबिलाइज कर सके, मोनेटाइज कर सके अपने रिसोर्सेज को, लैंड मोनेटाइज कर। ये एक बहुत अहम बात कही कि छोटे शहरों में भी जो A-B ग्रेड के भी सिटी हैं, उसमें म्यूनिसिपल बॉडीज को भी सामने आना पड़ेगा, ओन सोर्स मोबिलाइज करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। वापस आते हैं, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट भारत में ज़ोर शोर से चल रहा है, और मैंने स्वयं 1-2 स्मार्ट सिटीज़ देखा है। सूरत को मैंने देखा है, और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो हमने अनुभव किया। आप इसकी चुनौतियों के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर राव ये भी बताएं कि ये स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये किस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी को या सोशल लाइफ को प्रभावित करेगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें या तो आप पूरा शहर ले लीजिएगा, होल सिटी कॉन्सेप्ट, या आप एरिया बेस्ड एक एरिया को लेके उसको सुधारने का कोशिश करिएगा। तो इसमें काफ़ी फ्रीडम दिया गया है स्टेट्स को कि आप जो आप चाहते हैं वो प्रोजेक्ट्स आप सामने ले आए, और उनका फंडिंग काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने दिया है, और कहीं जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी किया है। और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक हुआ है उसमें। लेकिन इसमें जो काम हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स सारे शहरों में डेवलप किए गए हैं, ताकि यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना पानी जा रहा है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हम रोक सकें, कितना बिजली जा रहा है, बिजली को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करें, स्ट्रीट लाइट्स को, या ट्रैफिक का कंट्रोल करें। ये सारे साधनों का जो इंतज़ाम है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वो हो रहा है। तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। बिल्कुल चुनौतियां आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को लागू करने के लिए उस कैपेसिटी और उस लेवल का कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलते हैं, या उसमें काम का डिले होता है। तो ये सारी चीज़ें देखना है। और कई छोटे शहरों में
जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर गांव का ही लोग हैं जो शहर में आके रहने लगे हैं, तो उनको इसको इस्तेमाल करना और इसको मेंटेन करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, और जो धनराशि उसमें है वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए, और स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो सिर्फ 100 सिटीज़ के लिए है, लेकिन तकरीबन 8,000-9,000 हमारे शहर हैं और भी बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन में ज़्यादा धनराशि का एलोकेशन करने का ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये भी समझता हूँ कि जो पुराने शहरों को ठीक करना, मरम्मत करना और ठीक करना और उसमें नया टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बिल्कुल नया शहर को आप क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेन कंपनीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप आके इन्वेस्टमेंट करिए हमारे देश में, हमारे शहरों में। तो अगर ये करना है तो आपको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वर्ल्ड क्लास शहर चाहिए। वर्ल्ड क्लास शहर जो है पुराने शहर को मरम्मत करने से शायद हो नहीं पाएगा और फॉरेनर्स उसमें अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल नए शहर का निर्माण का भी हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल नए सेटलमेंट्स एक तरीके से डेवलप करना चाहिए और काफ़ी कुछ हो भी रहा है, लेकिन साथ ही पब्लिक की तो बहुत अपेक्षाएं होती हैं सरकार से या म्यूनिसिपल बॉडीज से या सुविधाओं को लेकर। लेकिन मुझे ये लगता है कि साथ ही साथ पब्लिक में, आम जनता के बीच भी जागरूकता फैलाना, उन्हें सेंसिटाइज करना ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शहर का इस्तेमाल कैसे करें, जो कि यहाँ थोड़ा सा कम दिखता है। तो पब्लिक में भी जागरूकता फैलाने के लिए क्या कोई योजना है? जैसे ट्रैफिक पे चलें तो कैसे चलें, बस के लिए लाइन में खड़े हों, धक्कम धुक्की ना करें, आप कचरा प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, इन सब की कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरत है लोगों को ट्रेन किए जाने की, सिखाए जाने की, सेंसिटाइज किए जाने की। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और विकास इसी आधार पर हो सकता है। बेंगलोर में 56% कचरा ट्रीट हो जाता है या तो घर में या लेन में या मोहल्ले में या वार्ड में, वो जाता नहीं डंपिंग साइट पे। ये तब संभव है जब हम मास्टर ट्रेनर कम्युनिटी से आइडेंटिफाई किए, शुचि मित्रा आइडेंटिफाई किए, तो जनता में एक जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का काम नगर निगम से लेकर हाई कोर्ट तक ने वहाँ आदेश दिया, हाई कोर्ट ने, कि वार्ड कमेटी बनाई जाए और वो वार्ड कमेटी माइक्रो प्लान बनाए, जिस माइक्रो प्लान में 1000 हाउस होल्ड्स में कचरे का निष्पादन कैसे हो वो योजना बनाकर वहाँ वो आगे बढ़े हैं। और ये जैसे दिल्ली में जो एक मुख्य समस्या है कि कचरे के पहाड़ हैं, हम बेंगलोर से सीख सकते हैं। तो आपने बहुत ठीक कहा कि जनता के अंदर अवेयरनेस लाना, और इसमें हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 74वें संशोधन का एक अच्छा प्रतिफल है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें हमें जुटाना पड़ेगा इस काम में। जी डॉक्टर राव, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है हमारे पास, और नीति का ऑब्जर्वेशन ये है कि 65% ऑफ द 7,933 अर्बन सेटलमेंट्स डू नॉट हैव द मास्टर प्लान। तो ये एक बहुत प्रमुख, मैं इसको देखता हूँ कि लगभग 65% जो भी अर्बन सेटलमेंट है उनका कोई मास्टर प्लान नहीं है। आप प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। प्लान कितना महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं भी है तो क्या बीच में मास्टर प्लान को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं उस कमेटी का मेंबर भी था जी। तो इसमें हमने चर्चा किया है। दिक्कत यह है कि टाउन प्लानिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट इन आवर कंट्री। पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी जोर दिया है और अर्बन प्लानिंग को बजट में एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम फोकस दिया हुआ है। तो इस रिपोर्ट में जब हमने स्टडी किया है कि मास्टर प्लान क्या होता है, मास्टर प्लान पूरा शहर का, उसमें पानी, बिजली, सड़क, वेस्ट, आवास, ज़मीन, पार्क, इन सब चीज़ों को लेके कैसा प्लान करना है, एक शहर का एक पूरा एक मास्टर प्लान है जो 20 साल में आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो कई शहरों में जैसा आपने बताया है आंकड़ा, प्लान ही नहीं है। जब प्लान ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? पैसा अगर आपको दिया जाएगा तो आप किसके ऊपर खर्च करेंगे? तो एक तो है एडहॉकिज्म बना रहेगा। दूसरा, अगर जहाँ पे प्लान है तो वहाँ पे धनराशि नहीं है आपको खर्च करने के लिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो या तो प्लान नहीं है, प्लान है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास धनराशि नहीं है। तीसरा, अगर धन भी है,
उसको खर्च करने के लिए कैपेसिटी कहाँ है, ह्यूमन कैपेसिटीज कहाँ है, टेक्निकल प्रोफेशनल लोग जो हैं टाउन प्लान, उसी रिपोर्ट में जिसका आपने अभी जिक्र किया है उसमें यह भी बताया गया है कि टाउन प्लानर्स बहुत कम हैं। अभी उत्तराखंड में पूरा स्टेट में सिर्फ 3 टाउन प्लानर हैं। आप बताइए, इतना बड़ा स्टेट में अगर सैंक्शन पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सैंक्शन पोस्ट को भराया नहीं गया है, तो टाउन प्लानर ही नहीं है तो मास्टर प्लान कौन बनाएगा और कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये बहुत बड़ी ये एक मुद्दा है। तो पिछला बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि एक हाई लेवल कमेटी होना चाहिए और उस हाई लेवल कमेटी ये सारा स्टेट्स के साथ मिल के बैठ के बात करके इस काम को आगे बढ़ाना है। तो इसमें अभी बहुत सारे स्टेट्स ने पिछला 6 महीने में एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं कि इनका पोस्ट को भराया जाए। तो जैसे जैसा ज़्यादा टाउन प्लानर्स पोस्ट में बैठना शुरू करेंगे तो फिर काम भी शुरू होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। और अभी ये हाई लेवल कमेटी भी काफ़ी इसमें काम कर रहा है और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला कुछ सालों में ये जो स्क्यूनेस है ये थोड़ा बहुत हम ठीक कर सकेंगे, इसको एड्रेस किया जाएगा इस बिल्कुल बजट में। बिल्कुल एड्रेस ऑलरेडी हो रहा है, इसमें हो रहा है, ऐसी आपको उम्मीद भी है और हम लोग भी उसको देख रहे हैं कि ये एड्रेस हो रहा है। गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं, नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन एक और भी ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर पांडे, और वो ये कि जो अर्बन प्लानिंग है और जो रूरल प्लानिंग है, क्योंकि गांव से ही हम नए सेटलमेंट के लिए ज़मीन ले रहे हैं, उन्हीं को बसा रहे हैं, इन दोनों के बीच कई बार सिनर्जी का अभाव देखा जाता है। बहुत ठीक कहा आपने। और जो आपने पिछला सवाल पूछा जी कि आप कह रहे थे 6,900 टाउन है, वो एक्चुअली 8,000 के करीब हैं। अच्छा जी। और उन 8,000 में आधे, लगभग आधे ऐसे हैं जहां नगर निकाय, म्युनिसिपल बॉडी है ही नहीं, जी टाउन पंचायत होनी चाहिए। तो वहां पहले तो हमें उनका स्टेटस अर्बन का देना पड़ेगा। ये सेंसस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया कि अर्बन है जी। ये 65% में बताऊं, हाँ, जो 65 और 7,933 यूनिट इनके जो सेटलमेंट्स इनमें 7,000 में जी आधे तो ऐसे हैं, जी 8,000 हैं वो, 8,000 हैं। हाँ उसमें आधे तो ऐसे हैं जहां म्युनिसिपल बॉडी है ही नहीं, अभी भी वो नगर पंचायत, गांव पंचायत है। जी जी वो पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर हो गए हैं। तो उनको पहले अर्बन बनाना पड़ेगा, हमें म्युनिसिपलाइज करना पड़ेगा उनको जी। तो ये तभी तो मास्टर प्लान बनेगा। तो ये एक तो हमें जो सेंसस टाउन्स हैं उनको स्टेटस अपग्रेड करके अर्बन स्टेटस, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, वो उन्हें बनाना पड़ेगा। दूसरा, एक सामंजस्य के लिए जो आपने बहुत अच्छी बात कही, 74वें संशोधन ने मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की संकल्पना लेके आए थे वो। तो 1-2 टाउन्स, सिटीज़ के अलावा जैसे मुंबई में या कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनी, दिल्ली में तो नहीं है, बेंगलोर में बनी, लेकिन अधिकांश शहरों में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी नहीं बनी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जैसे बनानी चाहिए थी वैसे बनी नहीं। तो जो उद्देश्य था कि गांव के प्लान और शहर के प्लानों को इकट्ठा किया जाए और उस योजना को ऊपर तक इन बॉटम अप लेवल से ऊपर ले जाया जाए, जिससे राष्ट्रीय आकलन हो कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बैकलॉग है, क्या फाइनेंसेस में बैकलॉग है, वो सब नहीं हो पाता। जो वित्त आयोग है उसने बार बार कहा है कि इन प्लानिंग कमेटीज को एक्टिवेट किया जाए, वो नहीं हुआ है। और सरकार उसे की करने की आवश्यकता, और सरकार की लगातार ये कोशिश है कि इसको एक्टिवेट किया जाए, इस पे स्पेशल फोकस है केंद्र का। और यही वजह है कि साल दर साल अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो बजट एलोकेशन है सरकार बढ़ा रही है और इस पे काफ़ी कुछ काम हो रहा है। और यही वजह है कि हम इतने सारे जो शहरों में विकास के काम देख रहे हैं। आज हम कंपेयर कर सकते हैं कि भारत की जो सड़कें हैं, भारत के जो फ्लाईओवर्स हैं, ये अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री से कहीं भी हम टक्कर ले सकते हैं। हमारे जो मकान हैं और या जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो रहा है इस कार्यक्रम के लिए। आवासन और शहरी कार्य के बारे में हमने बातचीत की। और दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और सेक्टर के साथ कि बजट से क्या आप अपेक्षाएं कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन्
वासुदेवं नमाम्यहम्।